सबसे पहले है जो कि शुरुआत करते हैं छोटा टॉपिक से कि वर्कशॉप के अंदर में आइडियल टाइम क्या होता है। हाँ, कुछ जानते हैं? अच्छा, ठीक है, सुनिए। कारखानों में कार्य के दौरान बहुत से कारणों से है जो कि कार्य करते करते अचानक है जो कि कार्य रुक जाती है। इसमें बहुत से कारण होते हैं। जो कार्य रुक जाती है और जब तक वो रुकी रहती है तो उसी टाइम को हम आइडियल टाइम कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कि पहला है जब कार्य के दौरान जब मशीन खराब हो जाती है और उसकी मरम्मत की जा रही होती है तो उस दौरान जो खाली समय होता है वो आइडियल टाइम होता है। हाँ, हेलो। दूसरा है बिजली का अभाव। कार्य के दौरान जब बिजली का अभाव हो जाता है तो उस कारण से भी कार्य रुक जाती है। फिर है आपका सामग्री का अभाव, उसके कारण भी कार्य रुकी रहती है। और जितने समय तक कार्य रुकी रहती है वह खाली समय कहलाता है, आइडियल टाइम। फिर है जो कि औजारों के अभाव के कारण कार्य रुकी रहती है, वो आइडियल टाइम हो गया। फिर कार्य का अभाव, अभी कार्य वहां आया नहीं है, इस कारण से भी कार्य रुकी रहती है। क्रेन की विफलता के कारण कार्य रुक जाती है। विविध कारणों से कार्य रुकी रहती है। कारखानों में बुक किए गए खाली समय घंटों में और रकम के ब्यौरे के साथ एक विवरणी बनाई जाती है, एक स्टेटमेंट बनाया जाता है और इसे हर महीने निर्माण प्रबंधक की समीक्षा के लिए भेजा जाता है, जिससे कि इसको रोकने के लिए उचित कार्यवाही की जा सके। बीच में 1 मिनट के लिए कभी मतलब इस पे आना पड़ेगा। ठीक देखने के लिए कितने लोग। अच्छा, ठीक, देखें नहीं ठीक। बीच में आकर के देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी ज्यादा आदमी नहीं, ज्यादा नहीं। 46। हाँ ठीक, आप हाँ ठीक। कार्य के अभाव एवं औजारों के अभाव के कारण यदि खाली समय उत्पन्न होती है तो इसके लिए चार्जमैन या मिस्त्री प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार होते हैं और इसके लिए उसके अर्जित लाभ से निर्धारित अनुपात में कटौती की जाती है। खाली समय को निर्धारित यानी कि घंटा की दर से ऑन कॉस्ट को प्रभावित भी किया जाता है। अब एक और है जो कि शॉर्ट नोट में ये देखते हैं, निलंबित कार्य। वर्कशॉप में निलंबित कार्य किसे कहा जाता है, यानी सस्पेंडेड जॉब। जब शॉप के चार्जमैन चाहता है कि कोई कर्मचारी जो पहले से किसी कार्य को करने में लगा हुआ है और उस कार्य को रोक कर करके कोई दूसरा कार्य शुरू करे, तो इसके लिए एक पर्ची, जिसे कि हम निलंबित कार्य पर्ची कहते हैं, एक प्रति में तैयार करता है और कर्मचारी के नए कार्य के लिए जो जॉब कार्ड दिए जाते हैं उस जॉब कार्ड के सहित कर्मचारी को दे दिया जाता है। इसे लेकर कर्मचारी समय बूथ पर जाता है और जॉब कार्ड पर ऑन पंच करके पर्ची सहित जो जॉब कार्ड को बूथ क्लर्क को सौंप देता है। बूथ क्लर्क
पर्ची के आधार पर निलंबित कार्य वाला जॉब कार्ड निकालकर कर्मचारी को दे देता है। उसके बाद कर्मचारी उस पर ऑफ पंच करके उसके सम्मुख निलंबित शब्द और निलंबित होने का समय दर्ज करता है। निलंबित कार्य पर्ची को जॉब कार्ड के साथ नत्थी करके समय बूथ को दे दिया जाता है, जो आगे की कार्यवाही करता है। देखिए, एक होता है वर्कशॉप के अंदर में जॉब कार्ड फॉर अस्क्वायर्ड वर्क। इसे कैसे समझते हैं, ये क्या होता है? जब जो अस्क्वायर्ड वर्क के तहत किसी कार्य को कई कर्मचारी मिल करके करते हैं, जिसमें कि प्रधान कर्मचारी भी शामिल रहता है, तब इस कार्य से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी इस कार्ड का प्रयोग करते हैं। सादा कार्ड पर्याप्त मात्रा में शॉप के फोरमैन को सप्लाई किया जाता है। जब स्क्वायर्ड वर्क के तहत कोई नई कार्य की शुरुआत की जाती है, तब चार्जमैन कार्ड में प्रधान कर्मचारी का टिकट नंबर दर्ज कर कार्ड को प्रधान कर्मचारी को सौंप देता है। इसके अलावे चार्जमैन अपने लिए तथा समूह के प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग अलग जॉब कार्ड भी देते हैं। प्रधान कर्मचारी को जॉब कार्ड देने से पहले उसमें उसका टिकट नंबर, कार्यादेश नंबर, कार्य का नंबर दर्ज करके सुपरवाइजर के हस्ताक्षर भी उस पर लिए जाते हैं। प्रधान कर्मचारी स्क्वायर्ड सारांश कार्ड और समूह के प्रत्येक कर्मचारी के जॉब कार्ड को समय बूथ पर ले जाकर उस पर ऑन पंच करके बूथ क्लर्क को सौंप देता है। इन जॉब कार्ड का निर्धारित नियम के अनुसार समय बूथ में निपटान किया जाता है। ये स्क्वायर्ड है, जो स्क्वायर्ड कार्ड हो गया, जॉब कार्ड के लिए दिया जाता है। एक होता है वहाँ जो अप्लाई होता है प्रोसीडिंग टाइम कार्ड। प्रोसीडिंग टाइम कार्ड क्या होती है? महीने के दौरान जो कार्य समाप्त नहीं होता है, उन कार्यों पर महीने भर में लगने वाले समय, कर्मचारियों का टिकट नंबर, कार्यादेश का नंबर एवं लागत निर्धारित करने के लिए जो दर प्रति घंटा की दर से होता है, समय क्लर्क के द्वारा प्रोसीडिंग टाइम कार्ड पर दर्ज की जाती है और कर्मचारी को दिए गए जॉब कार्ड में एक टिप्पणी दर्ज कर प्रोसीडिंग टाइम कार्ड को लागत अनुभाग में भेज दिया जाता है। प्रोसीडिंग टाइम कार्ड पर समय बूथ के द्वारा हर महीने अलग अलग क्रम संख्या लगाई जाती है। ये है प्रोसीडिंग टाइम कार्ड। क्या चल रहा है? लागत निर्धारण क्या होता है वर्कशॉप में? परफॉर्मेंस कॉस्ट को सर एक बार समझाइए। परफॉर्मा, अच्छा परफॉर्मा ऑन कॉस्ट को, परफॉर्मा ऑन कॉस्ट जो कल बताए थे, जो जिसका क्या है? हाँ प्लीज एक बार समझाइए। अच्छा ठीक है, शुरू से या सिर्फ परफॉर्मा ऑन कॉस्ट? उसी का शुरू से बता दें उसको। सिर्फ परफॉर्मेंस कॉस्ट, सिर्फ परफॉर्मा कॉस्ट। अच्छा तीनों कॉस्ट बता दीजिएगा ना सर। अच्छा ठीक है, देखिए तीनों कॉस्ट जो होता है, तीनों कॉस्ट में सबसे पहले जो होता है आपका शॉप ऑन कॉस्ट। इस शॉप ऑन कॉस्ट जो होता है, इसमें आप इसका पहले ये चीज समझ लीजिए, ये अप्रत्यक्ष खर्च होती है, यानी कि ये सीधी कार्य को है जो कि ये चार्ज नहीं किया जाता, बल्कि कार्य के दौरान जो बहुत सारी जो सुविधाएं शॉप में मिली हुई रहती है और
उस पर जो खर्च आता है इसी को ऑन कॉस्ट कहते हैं। इसको भी 3 भागों में बांट कर करके इसका अति किया जाता है। जैसे कि आपका शॉप ऑन कॉस्ट है, और एक है जनरल शॉप ऑन कॉस्ट, और तीसरा है प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट। तो शॉप ऑन कॉस्ट में कौन कौन सा खर्च आता है शामिल, जो ये सीधे शॉप के अंदर उत्पन्न होती है, एक शॉप के अंदर। जैसे आपको पहला है जो कि देखिएगा, इसका जो खर्च आएगा उसको समझिएगा खर्च किस टाइप के होते हैं। जैसे शॉप से जुड़े हुए अप्रेंटिस है, चार्जमैन है, मिस्त्री है, कूली है, शॉप के अंदर काम करने वाले लिपिक है, उसकी मजदूरी होती है। ये मेन कार्य के लिए, हालांकि इसमें वो कार्य के अंदर ही मौजूद होते हैं मगर मेन वर्क में ये शामिल ना होते हैं, इसलिए इसको अलग से है जो कि ये शॉप ऑन कॉस्ट में आ जाते हैं। ओवर टाइम भत्ता है, छुट्टी का वेतन भत्ता है, इत्यादि ये सब पर जो खर्च आता है ये शॉप ऑन कॉस्ट के अंदर में आता है। फिर इसी तरह से देखिए शॉप ऑन कॉस्ट सिर्फ हो रहा है, शॉप में इस्तेमाल के लिए जो रद्दी सामान प्राप्त किया जाता है, या लिखने के लिए स्टेशनरी वगैरह होती है, फॉर्म होता है, ग्रीस होता है, जूट होता है, ये सब है शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आता है। फिर इसी प्रकार है जो कि जब कोई कर्मचारी घायल हो गया तो घायल रहने की अवधि का भी वेतन उसको मिलता है, तो ये सब है जो कि शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आता है। फिर खेल में भी भाग लेने वाले खिलाड़ी होते हैं जो कि वो सीधे कार्य से नहीं जुड़े होते हैं, मगर फिर भी उनको है जो कि मजदूरी का भुगतान होता है, वेतन का भुगतान होता है, ये सब ऑन कॉस्ट में होता है। फिर बिजली का प्रभाव जो सीधे सीधी, हालांकि आप पढ़े भी होंगे एक जगह कि ये सीधी ईंधन की खरीद होती है, मगर वहां होती है जो मेन वर्क होता है उसके लिए। मगर शॉप के अंदर जो इस्तेमाल होता है बिजली, वो सीधे सीधे है जो कि शॉप को चार्ज किया जाता है, ये सब शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आता है। फिर इसी प्रकार है जो कि लोहार शॉप में, वहां तो कई शॉप में बटा रहता है, उसमें एक लोहार शॉप भी होता है जहाँ की कोयला और कोक के इस्तेमाल से है जो कि वो लोहा को गर्म करता है, तो वहाँ कोयला और कोक पर जो खर्च आती है ये सब शॉप ऑन कॉस्ट में आती है। इसी तरह से है जो कि शॉप के लिए छोटा मोटा जो औजार खरीदा जाता है ये सब शॉप ऑन कॉस्ट में आ गया है। अब आता है दूसरा, इसका खर्च के नेचर से समझ में आया होगा कि शॉप ऑन कॉस्ट क्या है। अब ये आता है जनरल, एक जनरल, हेलो, हाँ, एक आता है जनरल ऑन कॉस्ट। अभी जनरल है, इसका ये मतलब है कि एक ही ये शॉप के अंदर उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि ये जो उत्पन्न होती है, आप समझे होंगे पहले भी कि एक कार्य को कई बार ऐसा होता है कि उसको कई शॉप में मिल कर करके उसको कार्य को करते हैं, तो उस तरह से वहां भी है जो कि ऑन कॉस्ट उत्पन्न होगी। तो जो अलग अलग शॉप के अंदर में अप्रत्यक्ष खर्च जो उत्पन्न होते हैं इसी को बोलते हैं हम जनरल ऑन कॉस्ट। अब इसमें कैसे है जो कि किस प्रकार के खर्च होते हैं इसको भी समझिए। जैसे कि उस तरह का वैसा कर्मचारी जिसकी मजदूरी का भुगतान शॉप से नहीं किया जाता है, जैसे कि यार्ड का कर्मचारी है और उसको दिए जाने वाली मजदूरी है, फिर है छुट्टी का वेतन है, बीमारी के दौरान दिए जाने वाला वेतन है, घायल रहने की अवधि का वेतन है, ये सब जनरल ऑन कॉस्ट में होता है। इसकी मजदूरी शॉप से नहीं दिया जाता है, अलग से दिया जाता है। इसी तरह से यार्ड में जो माल डिब्बे के लदान और उतराई में लगे हुए कर्मचारी होते हैं और उसका वेतन होता है, वह टाइम भत्ता होता है, ये सब है जो कि जनरल ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आता है। फिर देखिए इस तरह से है जो कि ट्रेनर, वहाँ ट्रेनर भी नियुक्त रहते हैं, टूल कीपर जो औजार वगैरह को है जो कि रखता है अपने कस्टडी में, इन सब का वेतन हो गया, ओवर टाइम भत्ता है। फिर कारखाना अप्रेंटिस में उसको भी वृद्धि होती है वेतन की, तो जो बढ़ा हुआ वेतन होता है ये सब, और ये सब बढ़ा हुआ वेतन सीधे सीधे शॉप को चार्ज नहीं किया जाता, ये सब जनरल ऑन कॉस्ट में आता है। फिर है भाड़े की रकम, जो ये भी है जो कि सीधे खर्च में शामिल नहीं होता, इसलिए ये जनरल ऑन कॉस्ट में आ जाती है। जल का खर्च, विद्युत शक्ति का खर्च, जो कि शॉप के खर्च में डाला नहीं जा सकता है, इस तरह का खर्च जो शॉप में नहीं, शॉप के खर्च में डाला नहीं जाता, ये सब शॉप ऑन कॉस्ट होता है। शॉप ये सामान्य ऑन कॉस्ट में आता है। फिर इसी तरह से है जो कि स्कूल अप्रेंटिस वगैरह के लिए स्कूल रहता है, छात्रावास होती है, ये सब का खर्च, ये सब जनरल ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आती है। फिर कारखानों में जो सफाई प्रबंध पर होने वाला व्यय होता है, ये सब शॉप जनरल शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आती है। रेलवे सुरक्षा बल पर खर्च होता है, ये सब जनरल शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आती है।
अब जो पूछ रहे थे प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट, इसको समझते हैं। देखिए, जब भी कोई कार्य बनाया अच्छा, जाता है, आरपीएफ का भी तो ये सर, आरपीएफ का जो वेतन है वो भी तो। हाँ, ये भी आ जाती है, जो शॉप के अंदर मौजूद होते हैं वहां भी होते हैं ना, हाँ तो उसका जो खर्च आता है वो कोई ऐसा तो नहीं कि विशेष कोई शॉप में है जो कि वो अथी है, जो वर्क से रिलेटेड, मगर उस शॉप में तो है मौजूद, वहां तनख्वाह तो उसी शॉप के अंदर से होती है। तो ये जनरल ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आ गए, शॉप ऑन कॉस्ट में ना आकर के जनरल शॉप ऑन कॉस्ट में आते हैं। ठीक है। अब जो पूछ रहे थे प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट के बारे में। अब तो हाँ हाँ इसमें, सर। हाँ, इसको थोड़ा थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा है अति समझने में। देखिए, जब कोई कार्य के लिए देखिए, ऐसे इसको समझते हैं, जब कार्य जो किया जाना रहता है उसके लिए पहले से कार्यादेश जारी होते हैं, और उस कार्यादेश में उसका जो विभिन्न मद होता है, विभिन्न मदों पर जो कार्य किया जाना होता है और उस पर जो व्यय लगने वाले होते हैं, उसके लिए पहले एक लागत निर्धारित किया जाता है। हाँ, लागत निर्धारित किया जाता है कि इतना इतना है, जो कि कौन कौन सा मद पर कितना लगेगा। मगर ये जो प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट होती है उसमें वो ये खर्च शामिल नहीं रहता। ये खर्च लागत जो निर्धारित किया गया है वर्ग के अंदर, उसमें ये खर्च नहीं शामिल रहती है, इसी को अलग कर देते हैं उस कार्य से, और इसको हम प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे तो उसमें ये समझ में आ जाएगी। जैसे कि इसमें वह भी, इसके अलावा उसका ये भी खर्च शामिल रहता है जो या तो सीधे सीधी कार्य संचालन व्यय के अंतिम शीर्षों में ये बुकिंग होता है। जैसे सीधे सीधी कार्य संचालन व्यय के अंतर्गत आपका आ गया, देखिए, सामान्य प्रशासन का खर्च, ये सीधे अंतिम शीर्षों में इसकी बुकिंग होती है। जैसे कि सामान्य प्रशासन का व्यय हो गया, फिर इस तरह से सीधा सीधी जो अंतिम शीर्ष को बुकिंग होती है डीआरएफ में, उसकी है जो वो खर्च आ गया, जो प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट के तरह आ गया। इसी तरह से है जो कि आप थोड़ा सा दो चार को एग्जाम्पल है उसको समझिएगा तो वो खर्च इसका समझ में आ जाएगा। ये है जो कि वर्क से संबंधित सीधे खर्च को है जो कि चार्ज नहीं होता, बल्कि ये अलग से चार्ज होती है प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट में। जैसे कि प्रशासन विभाग का जो खर्च होता है, जैसे लेखा कार्यालय, तो ये वर्क के अंतर्गत है, जो कि वर्क में जो शॉप के अंदर इसकी चार्ज नहीं होती, बल्कि ये अलग से होती है प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट के तहत। स्टोर डिपार्टमेंट है, कैश ऑफिस है, ये सब का जो कर्मचारी का वेतन होता है ये सीधे प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट के तहत होता है। फिर कर्मचारी को जो निर्वाह निधि दिया जाता है वो भी आता है इसका खर्च प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट से। इसी तरह से है जो कि जो प्लांट लगा हुआ है और जो इमारत है उसका जो वर्क्समैन कंपनसेशन, वर्क्समैन कंपनसेशन जो मिलता है वो किससे मिलता है? आप वो जो कल पढ़े थे कि, हाँ हेलो, हाँ सर, ये कल पढ़े थे कि वहाँ दो तरह के दो अलग अलग है जो कि कर्मचारी को रखा गया है, एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ के तौर पर और एक है जो कि आपका वर्कशॉप स्टाफ के अंतर्गत रखा गया है। तो वर्कशॉप जो स्टाफ होते हैं उस पर आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट लागू होता है, और जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है उस पर नहीं लागू होता। उसमें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में जो जो उसकी सुविधा दी गई है वो उसको है जो कि प्राप्त होगा, और मिनिस्ट्रियल स्टाफ को नहीं प्राप्त मिलता है। तीनों में से किससे मिलता है जी? किसको? जनरल ऑन कॉस्ट या प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट से मिलता है? वर्कमैन के अंतर्गत जो आता है जो खर्च, वर्कमैन एक्ट जो लागू होती है उसमें जो जो चीज आता है तो ये तो आ जाएगा, इसमें प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट में नहीं आएगा वो, या तो ये आ जाएगा शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत, नहीं तो है जो कि जनरल शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत में मिलेगा, प्रोफार्मा के अंदर नहीं आएगा। नहीं, पीएफ वगैरह प्रोफार्मा के अंदर आता है। हाँ, पीएफ जो आता है प्रोफार्मा के अंतर्गत आता है।
जो डिप्रिसिएशन प्लांट का होती है, इमारत होती है, ये सब आता है प्रोफर्मा ऑन कॉस्ट के अंतर्गत में। सर आरपीएफ का सैलरी? आरपीएफ का सैलरी वो जो अथी बोले रे अथी पे आ गया जनरल शॉप ऑन कॉस्ट में। फिर इस तरह से कर्मचारी का बोनस दिया जाता है, ये आ जाता है प्रोफर्मा ऑन कॉस्ट में। हेलो, हाँ सर बोलिए सर, आ जा रहा है। अच्छा, ये कार्य आदेश वर्क ऑर्डर इसके पहले भी क्लास हुआ है ना? नहीं सर, नहीं हुआ था। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। ठीक। ये वर्क ऑर्डर क्या वर्क होता ऑर्डर एक बार पढ़ाइएगा। वर्क ऑर्डर, अच्छा वर्क ऑर्डर क्या होता है? ये कार्य आदेश जारी करने से पहले इसकी जांच की जाती है। कैसे जांच की जाती है, अब इसको समझते हैं। कार्य वर्क ऑर्डर किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया एक लिखित आदेश होता है। इसमें जो कार्य करना है उसका पूरा ब्यौरा तथा उस पर होने वाला अनुमानित व्यय होता है, वो सभी का विवरण रहता है। अब प्रत्येक शॉप में जो कार्य किया जाता है उसका खाते में लेखा करना जरूरी होता है। अतः यह जरूरी है कि मास के खातों को बंद करने से पहले इन कार्यों का लेखा खातों में कर दें। यह शॉप के खातों को बनाने तथा कार्य पर किए गए व्यय को सही सही बुक करने में भी सहायक होता है। कार्य आदेश के अनुसार अन्य विभागों या प्राइवेट फर्मों व्यक्तियों के लिए जो कार्य किया जाता है और उस कार्य पर जो व्यय होता है उसको विभिन्न पार्टियों के खातों को डेबिट करने में भी सहायक होता है। इसके द्वारा उत्पादन पर होने वाले व्यय एवं कुल व्यय पर नियंत्रण भी रखा जा सकता है। अब है कि कार्य आदेश जारी करने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकारी विभाग के लिए किए जाने वाले कार्य आदेश में जहां प्रभारों का समायोजन लेखा अंतरण के द्वारा किया जाना है, तो यह देखा जाता है कि संबंधित विभाग से कार्यों पर होने वाले अनुमानित लागत के लिए औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई है या नहीं। इसी तरह से रेल कर्मचारियों के लिए किए जाने वाले कार्यों के संबंध में कार्य आदेश में यह देखा जाना चाहिए कि सक्षम अधिकारी से इसकी मंजूरी एवं कार्यों के लिए अनुमानित लागत जमा करा लिया गया है। यह जरूरी चीज होता है। बाहरी व्यक्तियों के लिए किए जाने वाले कार्यों के संबंध में यह देखा जाना चाहिए कि सक्षम अधिकारी की मंजूरी सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई है। दूसरा कि इसमें अनुमानित लागत को जमा करा लिया गया है। बाहरी व्यक्ति से इस बात के लिए सहमति प्राप्त कर ली गई है कि यदि वास्तविक लागत यदि अनुमानित लागत से बढ़ जाती है तो वस्तुओं को सुपुर्द करने से पहले हम रकमों के अंतर का भुगतान कर देंगे, ऐसा सहमति ले लिया गया है कि नहीं। फिर इसी तरह से है कि अनुमानित लागत में जब अनुमानित लागत उसका निकाला जाता है तो उस समय उसमें जो आवश्यक विभागीय प्रभार होते हैं या प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट के व्यय होते हैं उन सबको शामिल किया गया है कि नहीं, ये सब जांच में देखा जाता है। इसी तरह से वैसा कार्य हो जो पूंजीगत वाले कार्य हो, जिस पर की पूंजी है जो कि इस्तेमाल होगी या मूल्यह्रास आरक्षित निधि से व्यय होगा, विकास निधि से या चालू OLWR से, तो ये सब इन सब के कार्यों के संबंध में ये देखा जाना चाहिए कि इसके लिए प्राक्कलन स्वीकार किया गया है और इस कार्य के लिए निधि उपलब्ध है कि नहीं। अतः अन्य रेल विभाग, हाँ इसमें एक रेल विभाग के लिए भी कार्य किया जाता है, तो रेल विभाग के कार्यों के संबंध में यह देखा जाना चाहिए कि संबंधित विभाग द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया है कि कार्य के लिए मंजूरी ली गई है और इसके लिए निधि उपलब्ध है। ये तो हुआ उसकी जांच का कि उसको हम इस प्रकार से उसकी जांच करते हैं। अब कार्य आदेश कितने प्रकार के होते हैं
और इनसे किन उद्देश्य की पूर्ति होती है, इसका निपटान कैसे होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, कार्यादेश की विशेषता इस प्रकार की होनी चाहिए कि कार्यादेश के अनुसार कार्यों पर किए गए व्यय को लेखा वर्गीकरण के नियमों के आधार पर उसका ठीक ठीक नियंत्रण हो सके। साथ ही साथ किसी भी हालत में उसके व्यय को जानने एवं उस पर नियंत्रण रखने के लिए उसका अधिक से अधिक विश्लेषण किया जा सके। अब कार्यादेश दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी कार्यादेश, दूसरा विशेष कार्यादेश। अस्थायी कार्यादेश किसे कहते हैं? अस्थायी कार्यादेश यह कार्यादेश यानी कि यह सालों भर प्रत्येक महीने या एक नियमित समय अवधि के बाद किए जाने वाले एक जैसे कार्य के लिए जारी किया जाता है। इसको भी लगभग 4-5 इसका वर्गीकरण किया गया है, यानी 5 प्रकार से जो अस्थायी कार्यादेश जारी होते हैं। एक होता है राजस्व अस्थायी कार्यादेश। अब इसमें जो बुकिंग होती है चल स्टॉक आदि के मरम्मत वाले कार्यों के लिए को बुक करने के लिए जो राजस्व संबंधी चल स्टॉक के मरम्मत के कार्य होते हैं वो राजस्व अस्थायी कार्य के अंतर्गत बुकिंग होते हैं। दूसरा है ऑन कॉस्ट कार्यादेश। इस कार्यादेश को वास्तविक ऑन कॉस्ट प्रभारों को बुक करने एवं इन प्रभारों को कार्यों पर बंटवारे के उद्देश्य से जारी किया जाता है। तीसरा है विनिर्माण कार्यादेश। इस प्रकार के कार्यादेश फाउंड्री शॉप, आराम मशीन शॉप में अर्ध निर्मित वस्तुओं के ऑन कॉस्ट व्यय को मालूम करने के लिए जारी किया जाता है, विनिर्माण कार्यादेश। एक होता है सामूहिकरण कार्यादेश। ये सब अस्थायी कार्यादेश के अंतर्गत आते हैं। सामूहिकरण कार्यादेश, इस कार्यादेश में यह इस प्रकार के कार्यादेश जो छोटे छोटे कार्यों इस प्रकार के कार्यादेश जो छोटे मोटे कार्यों जिसकी अनुमानित लागत कम होती है उसके लिए जारी की जाती है और 6 महीने में समाप्त कर दिया जाता है। और प्राप्त पार्टियों से प्राप्त बकायों को अर्थात मुख्य कार्यादेश में बुक करने के लिए किए गए प्रभार और संबंधित पार्टियों से प्राप्त की गई रकम के अंतर का समायोजन हेतु सामूहिकरण कार्यादेश को जारी किया जाता है। एक इसी तरह से 5वां होता है अंतर विभागीय कार्यादेश। ये सब है जो कि अस्थायी कार्यादेश है। अब अंतर विभागीय कार्यादेश क्या होता है? यह कार्यादेश यांत्रिक विभाग के अलावे अन्य विभागों के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए जारी किए जाते हैं और इसकी अनुमानित लागत कार्यादेश पर बुक किए जाते हैं। विशेष कार्यादेश क्या होता है? जो दो कार्यादेश, एक अस्थायी कार्यादेश था, दूसरा था विशेष कार्यादेश, या इसको हम जॉब आदेश भी बोलते हैं। विशेष कार्यादेश या जॉब आदेश कभी कभी किए जाने वाले कार्यों के लिए जारी किया जाते हैं, जैसे होम लाइन में पूंजीगत कार्य, पूंजी वाले कार्य, या मूल्यह्रास आरक्षित निधि को प्रभार होने वाले विशेष राजस्व कार्य के लिए जारी किया जाता है विशेष कार्य आदेश। हेलो, अब है जो कि एक शॉर्ट नोट में है प्रोसेस सीट या जॉब कास्टिंग। ये जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? ये जॉब कॉस्टिंग ये होता है वर्कशॉप अकाउंटिंग सिस्टम में विनिर्माण या मरम्मत के जो विभिन्न मद होते हैं और उसका विस्तार पूर्वक उसका लागत को निर्धारित किया जाता है। इसी को हम लागत निर्धारण भी कहते हैं या जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। प्रोसेस सीट, यहाँ एक प्रोसेस सीट भी चलता है, यानी उसको प्रक्रिया पत्र भी बोलते हैं। यह क्या होती है? प्रक्रिया पत्र वर्कशॉप का सबसे महत्वपूर्ण पत्र है। इसका कंपाइलेशन सबसे पहले योजना बनाने वाले योजनाकार द्वारा इसके ऊपरी भागों के विभिन्न खानों की खानापूर्ति करके किया जाता है। इसके बाद विनिर्माण करने के लिए विभिन्न ऑपरेशनों को क्रम से वर्णन किया जाता है। वह प्रत्येक ऑपरेशन के सामने उसके उचित कॉलम में ऑपरेशन नंबर, शॉप नंबर एवं अनुभाग का नंबर जहां ऑपरेशन किया जाना है तथा जिस मशीन पर किया जाना है उसका कोड दर्ज करता है।
इसके बाद यह प्रक्रिया फॉर्म निर्धारण करने वाले अनुभाग को भेज दिया जाता है, जहां पर दर निर्धारक इसके उचित कॉलमों में ऑपरेशन को तैयारी करने में लगने वाले समय और उसको जो दिए गए अनुमोदित समय के संबंध में सूचना दर्ज करता है। इस प्रकार यह संकलित पत्र एड्रेमा अनुभाग को भेजा जाता है। यह अनुभाग फॉर्म छापने के लिए उभरे हुए शब्द में एक प्लेट तैयार करता है और फॉर्म की छपाई करता है। एड्रेमा अनुभाग क्या है सर? वहां छपाई होती है, वो जो देखते हैं ना प्रिंटिंग में आपको उकेरता है ना, पहले बनाता है कर करके, उसके बाद है जो कि छपाई होता है। अब एक होता है रूट कार्ड, जो वर्कशॉप में प्रचलित होता है। रूट कार्ड के समझते हैं। यह कार्ड प्रगति कार्यालय द्वारा विनिर्माण करने वाली शॉप को जारी किया जाता है। प्रक्रिया पत्र में उपलब्ध समस्त सूचनाओं को रूट कार्ड में दर्ज की जाती है। इसमें निरीक्षण करने वाले कर्मचारी द्वारा जॉब कार्ड और भंडार मांग पत्रों का हवाला देने और प्रत्येक ऑपरेशन समाप्त होने पर कार्य की विभिन्न चरणों में की गई जांच के परिणामों को दर्ज करने के लिए इसमें पर्याप्त स्थानों को छोड़ा जाता है। माल कार्ड कारखानों द्वारा विनिर्माण कार्य प्रारंभ करने का एक प्राधिकार होता है। यह कार्ड माल के साथ साथ उस शॉप को भेजा जाता है जहां पुर्जों के विनिर्माण के लिए आगामी ऑपरेशन यानी आगे ऑपरेशन किया जाना हो, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहता है जब तक कि सभी ऑपरेशन सफलतापूर्वक समाप्त नहीं हो जाते हैं। एक लेखा कार्यालय का सबसे महत्वपूर्ण है जो कि रजिस्टर है, जिसको कि कार्यशाला सामान्य रजिस्टर कहते हैं। इसको हम समझते हैं। इसके प्रतिपादन एवं इसकी समीक्षा क्या होती है, कैसे होती है, इसको समझते हैं। इस रजिस्टर का प्रतिपादन कारखाना लेखा कार्यालय में किया जाता है। इस रजिस्टर में किए गए कार्य और उस पर आने वाले मजदूरी, भंडार एवं ऑन कॉस्ट के व्यय का लेखा किया जाता है। इस रजिस्टर में प्रत्येक कार्यादेश पर कितना खर्च हुआ है यह भी दर्शाता है। इस रजिस्टर से प्रत्येक कार्यादेश के विवरण को भी मालूम किया जा सकता है। जैसे कि कार्यादेश में जो विवरण होते हैं उस विवरण को इस रजिस्टर के द्वारा है जो कि मालूम किया जा सकता है। जैसे कि कार्यादेश का नंबर, कार्यादेश में किस किस्म का कार्य है वो मालूम हो सकता है। उसके प्राकलन का संदर्भ है जो कि लिखा जाता है। कार्य किसके लिए किया गया है, कार्य प्रारंभ करने का प्राधिकार किसका है, कार्य शुरू करने की तारीख क्या है, कार्य की अनुमानित लागत क्या है, किस खाता शीर्ष को डेबिट करना है, कार्य समाप्त होने की तारीख क्या है, ये सब है जो कि सामान्य कार्य रजिस्टर से मालूम किया जा सकता है। इस रजिस्टर के नामे के तरफ में कौन कौन सी एंट्री होती है? इस रजिस्टर के नामे के तरफ प्रत्येक महीने प्रत्येक कार्यादेश पर होने वाले व्यय जैसे मजदूरी का प्रभार, विविध प्रभार एवं ऑन कॉस्ट के व्यय को लेखा किया जाता है, और इसके क्रेडिट के तरफ उन सब बिलों की राशि को लिखा जाता है जो विभिन्न पार्टियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसका शेष बकाया राशि को बताता है जो कि पार्टियों से अभी वसूल की जानी है। इस रजिस्टर की समीक्षा प्रत्येक महीने यह तसल्ली करने के लिए की जाती है कि इसमें दिखाए गए कार्य की मदें चालू है यानी रनिंग में है। जिन कार्यादेशों पर लगातार 3 महीने तक कोई खर्च बुक नहीं किया गया है तो इस संबंध में इसकी सूचना कारखाना प्रबंधक को दी जाती है, और यदि कोई कार्य समाप्त होने की सूचना कार्यकारी कार्यालय से प्राप्त हुई है तो इस संबंध में पूर्ति रिपोर्ट की मांग कार्यकारी कार्यालय से की जाती है। इसी तरह से है जो कि कारखाना प्रबंधक के द्वारा कार्य समाप्त होने की सूचना नहीं भेजने के संबंध में यदि कोई स्पष्टीकरण भेजा गया है तो इसका उल्लेख सामान्य कार्य रजिस्टर में किया जाना चाहिए।
ये सामान्य कार्य रजिस्टर, इसको पूरा थोड़ा सा कंसेप्ट है जो कि क्लियर हो जाएगा। सर WGR को फिर से समझाइए सर। क्या चीज? WMS। WMS। अच्छा WMS। WGR। क्या चीज? WMS ना? WGR ना सर, वर्कशॉप जनरल रजिस्टर। अच्छा तो वो उसी को बता रहे थे ना, फिर दोबारा बता दें। हाँ बताइए। अच्छा देखिए, ये WGR भी बोलते हैं इसको, वर्कशॉप जनरल रजिस्टर। अच्छा, इस रजिस्टर का पहले तो ये समझिएगा कि ये प्रतिपादन कहाँ होता है। ये लेखा कार्यालय में प्रतिपादन होता है। अब इस रजिस्टर में एंट्री जो होती है क्या क्या होती है, इस रजिस्टर में किए गए कार्य और उस पर आने वाले व्यय, जैसे कि मजदूरी का व्यय है, भंडार एवं ऑन कोस्ट का व्यय, इसका लेखा किया जाता है। यह रजिस्टर प्रत्येक कार्यादेश पर कितना खर्च हुआ है यह भी दर्शाता है, क्योंकि उस रजिस्टर में हर एक कार्यादेश के लिए अलग अलग है जो कि चैप्टर रखा रहता है, उसी में हर एक कार्यादेश लिखा जाता है प्रत्येक के लिए। इस रजिस्टर में प्रत्येक कार्यादेश के विवरण को भी मालूम किया जा सकता है। जैसे अब कार्यादेश में जो विवरण रहता है वो इस रजिस्टर पर लाया जाता है, जैसे कार्यादेश का नंबर, कार्यादेश में किस किस्म का कार्य है उसको लिखा जाता है, प्राक्कलन का रेफरेंस दिया जाता है, कार्य किसके लिए किया गया है, कार्य प्रारंभ करने का प्राधिकार कौन है, किसके पास, कौन उसे मंजूरी दिया है, कार्य शुरू करने की अनुमानित लागत क्या है, कार्य शुरू करने की अनुमानित लागत क्या है, कार्य शुरू करने की तारीख क्या है, इसमें किस खाता शीर्ष को ये डेबिट करना है उसे भी लिखा रहता है, कार्य समाप्त होने की तारीख भी लिखा रहता है। इस रजिस्टर के नामे तरफ जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है प्रत्येक महीने प्रत्येक कार्यादेश पर होने वाले व्यय, महीने का व्यय जो प्रत्येक कार्यादेश पर हुआ है उसको लिखा जाता है, जैसे मजदूरी का प्रभार। फिर इसी तरह से बहुत सारे प्रभार हैं, ऑन कॉस्ट के प्रभार हैं, ये सबका लिखा क्या आता है नामे की तरफ प्रत्येक महीने, और इसके क्रेडिट के तरफ लिखा जाता है उन सभी बिलों का राशि को लिखा जाता है जो विभिन्न पार्टियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। जो रेलवे की जो बकाया राशि रहती है, अब वो है जो कि उसके लिए बिल बनाए जाते हैं, वो सारी राशि है जो कि इस पर लिखा जाता है। और इसका शेष है जो कि बकाया राशि के बारे में बताता है, जो बैलेंस होता है क्रेडिट डेबिट के तरफ से, तो इसका बकाया शेष होता है वह जो पार्टियों से जिसकी वसूल की जानी होता है, यही है जो कि इसका बकाया शेष होता है। अब इस रजिस्टर की समीक्षा प्रत्येक महीने की जाती है और इसमें देखा जाता है कि इसमें दिखाया गया कार्य रनिंग है। जिन कार्यादेशों पर लगातार 3 महीने तक कोई खर्च बुक नहीं किया गया है तो इस संबंध में इसकी सूचना कारखाना प्रबंधक को दी जाती है, और यदि कोई कार्य समाप्त होने की सूचना कार्यकारी कार्यालय से प्राप्त हुई है तो इस संबंध में पूर्ति रिपोर्ट की मांग कार्यकारी कार्यालय से की जाती है। यह सामान्य रजिस्टर के द्वारा ये कार्य होता है। इसी तरह से है जो कि कारखाना प्रबंधक के द्वारा कार्य समाप्त होने की सूचना नहीं भेजने के संबंध में यदि कोई स्पष्टीकरण भेजा गया है तो इसका उल्लेख सामान्य कार्य रजिस्टर में किया जाना चाहिए। यानी कि कोई कार्य इस तरीका का है जिसमें कि अब वो समाप्त हुआ, उसकी सूचना कारखाना प्रबंधक के द्वारा नहीं भेजा गया और इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है कि क्यों नहीं इसकी समाप्त होने की सूचना दी गई है, तो इसका उल्लेख है जो कि सामान्य कार्य रजिस्टर में किया जाता है। यही है। अब एक बच गया था इसमें वर्क्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, इसको देखते हैं। हाँ हेलो, सुन रहा है कोई? आवाज नहीं है। हाँ बोलिए सर, सब आ रहा है। अब एक WGR के बाद इसको समझते हैं वर्क्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस के बारे में। इसका क्या मूल उद्देश्य है बनाने का? देखिए, रेल कारखानों में संपूर्ण व्यय, वसूलियां एवं समायोजन तथा बकाया को एक स्थान पर लाने के लिए कारखाना विनिर्माण उच्चत खाता लेखा कार्यालय बनाया जाता है। इसका मूल चीज यही आ गया कि जितना भी जो व्यय है कारखानों के अंदर या वसूली होनी है,
या एडजस्टमेंट होना है तथा जितने भी बकाया है सभी को एक स्थान पर लाने के लिए यह सस्पेंस लेखा कार्यालय में बनाया जाता है। यह प्लान हेड 7200 के अंतर्गत आता है। यह पूंजी उचंत शीर्ष के अधीन खोला गया एक उचंत लेखा है। इस शीर्ष के अधीन कारखानों में किए जाने वाले विनिर्माण एवं मरम्मत पर होने वाले संपूर्ण लागत को डेबिट किया जाता है एवं किए गए उत्पादन को क्रेडिट किया जाता है। चूंकि वर्कशॉप में किए जाने वाले कार्य और उस पर होने वाले व्यय की बुकिंग कार्य शुरू होते ही उसके अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन खर्चों को सबसे पहले वर्कशॉप विनिर्माण उचंत के नामे कर दिया जाता है और जैसे जैसे कार्य पूरे होते जाते हैं वैसे वैसे कार्य पूर्ति के अनुसार इस उचंत शीर्ष को क्रेडिट किया जाता है। इसका डेबिट शीर्ष यह बताता है कि कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं, यानी कार्य अभी चालू है। इसके अलावे कुछ ऐसे भी खर्च हैं जिसकी स्वीकृति सरकारी विभागों से प्राप्त होनी शेष है। इस उचंत के अंतर्गत इसके नामे तथा जमा के तरफ निम्नलिखित मदों को है जो कि लिखा जाता है। जैसे नामे की तरफ जो लिखते हैं पिछला सरप्लस या अधिशेष यदि हो तो उसे लिखा जाता है नामे के डेबिट के तरफ। दूसरा है जो कि लिखा जाता है श्रम पर होने वाले व्यय को। अब इसके व्यय को वेतन भुगतान से संबंधित बनाए गए श्रम सूची से लिया जाता है। कहाँ से लाया जाता है आंकड़ा ये भी थोड़ा बहुत जो कि दिया गया है। अब कैश का खर्च, रोकड़ खर्च जो नामे की तरफ लिखा जाता है, तो इसमें ठेकेदारों को दी गई राशि एवं अन्य रोकड़ खर्च के लिए वर्गीकृत सार से समरी से क्लासिफाइड जो समरी होता है रोकड़ कैश के लिए बनाए जाते हैं वहां से जो कि लिए जाते हैं। तीसरा भंडार पर होने वाले व्यय, इसका है जो कि लिया जाता है। इस व्यय को भंडार निर्गम पत्र के लिए जो बनाए गए दैनिक या मासिक सार होता है उससे लिया जाता है। भाड़ा और परफॉर्मा ऑन कॉस्ट का खर्च, इस खर्च को परफॉर्मा ऑन कॉस्ट सूची से लिया जाता है और यदि कोई सीधी खरीद हुई है तो उस खर्च को है जो कि इसके नामे तरफ लिखा जाता है। अब जमा के तरफ कौन कौन से है जो कि मद आती है उसको समझिए। जमा के तरफ है जो कि क्रेडिट के तरफ, एक तो ये भी बाकी रहता है प्रोडक्शन स्टेटमेंट भी बताना था। ठीक। उत्पादन विवरणी भाग 1 से, जिसमें उन सभी कार्यों का निर्धारित शीर्षों के अंतर्गत विवरण रहता है जिसका समायोजन चालू माह में किया गया। यह स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट 2 जब प्रोडक्शन स्टेटमेंट बनाया जाता है उसमें ये बनता है भाग 1 और भाग 2। तो उत्पादन विवरणी भाग 1 से है जो कि लिया जाता है इसका क्रेडिट, और दूसरा लिया जाता है रोलिंग स्टॉक का पीओच, यानी अपनी रेलवे और दूसरे रेलवे के लिए जो पीओच होता है शॉप के अंदर उसको है जो कि क्रेडिट के तरफ लिखा जाता है। फिर तीसरा दूसरे विभाग के लिए किया गया कार्य उसे है जो कि लिखा जाता है, और अन्य जो विनिर्माण गतिविधियां होती है उसको क्रेडिट के तरफ लिखा जाता है। कारखाना विनिर्माण उचंत का शेष यह बताता है कि इतना व्यय उन कार्यों पर हो चुका है जो अभी चल रहे हैं, और कुछ खर्च ऐसे भी हैं जो कार्य तो संपन्न हो चुका है परंतु उसकी स्वीकृति उन पार्टियों से प्राप्त नहीं हुई है जिसने कार्य करने के लिए आदेश दिया था। इसके अलावे यह भी बताता है कि ऑन कॉस्ट और विनिर्माण एवं मरम्मत वाले कार्यादेश के अधिप्रभार एवं अप्रभारों को अंतिम लेखा शीर्ष में समंजित नहीं किया गया है। इसके मासिक विवरण को चालू लेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके शेष व्यय के उस भाग को बताते हैं जो चालू कार्यों पर है एवं वसूली और समायोजन के लिए बकाया है। इसके बकाया शेषों का मिलान और टर्न स्टेटमेंट भाग 2 से किया जाता है। बकायों की मासिक समीक्षा की जाती है एवं उन्हें यथासंभव कम रखने का प्रयास किया जाता है, और समीक्षा के परिणाम वर्ष में कम से कम एक बार प्रमुख वित्त सलाहकार को प्रस्तुत किया जाता है। एक क्वेश्चन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा उसको हम बताते हैं। कार्यशाला उत्पादन विवरणी जिसको बोलते हैं वर्कशॉप और टर्न स्टेटमेंट, ठीक है।
इसका संकलन यानी कंपाइलेशन किस प्रकार का होता है, इसकी जांच कैसे होती है। इस स्टेटमेंट को कार्यशाला इस स्टेटमेंट को कार्यालय सामान्य रजिस्टर की सहायता से बनाया जाता है। इस स्टेटमेंट में समाप्त हो चुके कार्य या चालू कार्य पर होने वाले व्यय का ब्यौरा तैयार किया जाता है। इस स्टेटमेंट में दोनों या तो समाप्त हो गया है या रनिंग में है, और उस पर जो व्यय हो रहा है उसका है जो कि ब्यौरा इस पर तैयार किया जाता है। और इस स्टेटमेंट को दो भागों में तैयार किया जाता है, एक भाग 1 और दूसरा भाग 2। भाग 1 में कौन सा चीज आता है? भाग 1 में वे कार्यादेश जो पूर्ण हो चुके हैं और उनकी लागत जो महीने के दौरान समंजित किया जाना है उसको दर्ज किया जाता है। यही एक पॉइंट है कि उस तरह के कार्यादेश जो पूरे हो चुके हैं और जो महीने के दौरान उसका समंजन किया जाना है उसको दर्ज किया जाता है। और इसके रकम को निम्नलिखित, अब इसके लिए भी जो रकम दर्ज होगा वो बहुत सा उसका शीर्ष दिया हुआ है, 4-5 गो शीर्ष उसी में बुक होता है। जैसे कि होम रेलवे के लिए, तो होम रेलवे के लिए जो पूंजीगत कार्य होते हैं और उस पर जो व्यय होती है उसको है जो कि रखा जाता है भाग 1 में। फिर इसी तरह मूल्यह्रास आरक्षित निधि के कार्य पर होने वाले व्यय को, विकास निधि के कार्य और उस पर होने वाले व्यय, फिर चालू लाइन निर्माण कार्य राजस्व पर होने वाले व्यय को रखा जाता है। पूंजीगत भंडार सस्पेंस के अंतर्गत 2 मदों को है जो कि शामिल किया जाता है। एक है जो कि बना हुआ या विनिर्मित भंडार जिसको बोलते हैं, दूसरा लौटाया गया भंडार जो लौटा दिया गया किसी कारणों से, उसको है जो कि स्टेटमेंट फर्स्ट में रखते हैं। फिर इसी तरह से है जो कि होम रेलवे के रेवेन्यू में लेखा करने वाले व्यय, जो रेवेन्यू में जिसका व्यय बुक होता है होम रेलवे के, उसको रखते हैं। इन सब के लिए किए गए कार्य और उस पर होने वाले व्यय, जैसे कि डिवीजन का कार्य है, अपनी रेलवे के विभागों के लिए किए जाने वाले कार्य हैं, फिर अन्य रेलों का जो कार्य है उसको, अन्य सरकारी विभाग है, सार्वजनिक निकाय है, इन सभी का खर्च का स्टेटमेंट पार्ट फर्स्ट में रखा जाता है। वो जो कार्य पूरे हो चुके हैं और महीने के दौरान इसका समंजन किया जाना है, एडजस्टमेंट किया जाना है। इस तरह से ये जितने कार्य हुए ये सबका कार्य को स्टेटमेंट फर्स्ट में रखा जाता है, लिखा जाता है। इसी तरह से जो स्टेटमेंट 2 बनाया जाता है भाग 2, उसमें किस तरह के आते हैं कार्य, इसमें चालू कार्य तथा पूरे किए गए कार्यों का ऐसा खर्च का विवरण जिसका अभी समंजन नहीं किया गया है, यानी महीने के दौरान से वो अलग, महीने से अलग हट गया। इसको ऐसे है कि चालू कार्य हो, रनिंग में कार्य हो तो चालू, वो तो पूरा हो गया था, आइए चालू कार्य है तो चालू कार्य हो तथा उसका पूरे किए गया या पूरा भी हो गया है वो कार्य, मगर उसका अभी तक है जो कि समंजन नहीं किया गया हो, उस तरह के खर्च को है जो कि इसको क्लासिफाइड हेड में लिखा जाता है। जैसे कौन कौन सा इसका हेड हो गया, विनिर्माण के कार्य, भंडार विभाग के कार्य, अपनी लाइन के विभागों के कार्य या मंडलों के कार्य, अपनी रेलों या अन्य सारा चीज वही स्टेटमेंट जो फर्स्ट में है वही चीज रहेगा, मगर दोनों का कंडीशन है जो कि अलग अलग हो जाएगा। वहाँ कार्य पूरा हो गया, ये कार्य रनिंग में है, या तो कार्य चल रहा है मगर है जो कि उसको बुकिंग उसकी नहीं हुई है अंतिम शीर्षों, स्टेटमेंट 2 में लाया जाता है इसको। अब इसका कंपाइलेशन कैसे होता है, इस स्टेटमेंट भाग 1 एवं भाग 2 में आंकड़ों को लाने के लिए निम्नलिखित कार्य विधि अपनाई जाती है। भाग 1 में पिछले महीने से संबंधित उस तरह का मद जिसे महीने के दौरान समंजित किया जाता रहा हो और उसे उत्पादन विवरणी भाग 2 से लिया जाता है, और उत्पादन विवरणी भाग 1 में भाग 2 दोनों में दर्ज किया जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत है जो कि कुछ कंसेप्ट तो बना रहना चाहिए ना। एक जो लास्ट का क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक है जो कि देखिए, एक समापन रिपोर्ट होता है। हेलो, जी सर सुन रहे हैं। हाँ, ये अंतिम में है जो कि थोड़ा सा है जो कि इसका कंसेप्ट बना लीजिए क्या होता है समापन रिपोर्ट, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलते हैं या पूर्ति रिपोर्ट भी बोलते हैं, या लेखा कार्यालय में है जो कि इसकी जांच कैसी होती है
इसको समझते हैं। जब कोई कार्य समाप्त हो जाता है तो कार्यकारी कार्यालय उस कार्य के संबंध में एक समापन रिपोर्ट तैयार करता है और सत्यापन के लिए लेखा कार्यालय में भेजता है। लेखा कार्यालय में इस रिपोर्ट का सत्यापन करते समय यह देखा जाना चाहिए कि पहला, यह सही फॉर्म में बना हुआ है। दूसरा, इसमें स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही वास्तविक खर्च के आंकड़े और अनुमानित लागत के आंकड़े दिखाए गए हैं, यानी जो प्राक्कलन में दिया गया है वही आंकड़ा दिया गया है और जो वास्तव में खर्च हुआ है वही खर्च दिखाया गया है। तीसरा, बस 2 मिनट और, इसके सभी प्रभारों को प्राक्कलन के विभिन्न उपशीर्षों के अनुसार बुक हुआ है। तीसरा, इसके निर्मुक्त सामग्री के क्रेडिट रकमों का समंजन किया गया है। यदि कार्य अनुमानित लागत के अंदर ही पूरा हो गया है और इस प्रकार बचत हुई है अथवा कार्य अनुमानित लागत से ज्यादा खर्च हुआ है तो इस संबंध में कार्यकारी कार्यालय की टिप्पणी और स्पष्टीकरण को सावधानी पूर्वक समीक्षा की जाती है। और यदि खर्च अनुमान से अधिक हुआ है तो अधिक खर्च की मंजूरी के लिए सक्षम अधिकारी को लिखा जाता है। जिन रिपोर्टों में स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक खर्च नहीं हुआ है उसके संबंध में निर्माण प्रबंधक या उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद उस पर सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र दर्ज कर इसे फाइल कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए हाँ हेलो, अभी 1-2 मिनट बढ़ेगा। हाँ, लेखा कार्यालय में प्राप्त की गई सभी रिपोर्टों का सत्यापन करने के बाद उसे रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और इसमें निम्नलिखित ब्यौरा दर्ज किया जाता है। जिस रजिस्टर में इसका ब्यौरा का दर्ज किया जाता है वो ब्यौरा क्या क्या होती है, जैसे कि पहला तो क्रम संख्या, दूसरा रिपोर्ट भेजने की तारीख, तीसरा कार्य का अनुमानित लागत, चौथा में है कुल बुक किया गया खर्च यानी उस पर कितना खर्च हुआ है, कार्य रजिस्टर का संदर्भ क्या है देना चाहिए, विभाग का नाम होना चाहिए, इसका कार्य आदेश का नंबर होना चाहिए और टिप्पणी यदि कार्यकारी कार्यालय से प्राप्त हुआ है तो वो दर्ज किया जाना चाहिए। इस तरह से उस पर सारा ब्यौरा है जो कि लिखा जाता है एक रजिस्टर पर। उन मामलों में जहां कार्य समाप्ति की सूचना तथा समापन रिपोर्ट नियत समय पर नहीं भेजा गया हो तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए और जिस कार्य पर लगातार 3 महीने तक कोई खर्च नहीं किया गया हो तो ऐसे कार्य को विशेष रूप से कार्यकारी अधिकारी के संज्ञान में लाना चाहिए और यह पूछा जाना चाहिए कि क्या कार्य पूरा हो गया है और यदि कार्य पूरा हो गया है तो इसका समापन रिपोर्ट भेजने की संभावना कब तक है और ऐसे सभी कार्यों की सूची हर महीने कार्यकारी अधिकारी को भेजनी चाहिए। ठीक।